छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल चुके हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय ऑडियंस की जितने सवाल हैं आप फटाफट से भेज दीजिए। कोशिश करूंगा मैं कि अगले पौना घंटे में हम ये सारे सवाल लें आपके सभी सवाल को पूरी तरह से आपको उत्तर मिलें और अच्छे से आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। पहला सवाल मिला है सुब्रजीत राय जी का। डी मार्ट पर 2750 क्वांटिटी 2750 रुपये के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, नवंबर 2022 से लेकर बैठे हुए हैं। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट हो जाएं किसी शेयर पर या बने रहें इस पर। देखिए डीमार्ट में भी अगेन वही दिक्कत है जो पहले बजाज फाइनेंस में थी। बजाज फाइनेंस भी इतना ही लंबा मंथली चार्ट पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद 750 पे ब्रेकआउट था, 1100 आ गया है, 1250 का टारगेट है। तो सिमिलर चीज डीमार्ट पे इसने क्लाइमेटिक मूव बनाई थी 1 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद से एक रेंज के अंदर है, 3300 रुपये नीचे आता है, करीब 5300 ऊपर जाता है। इवेंचुअली स्टॉक में आना तो ब्रेकआउट चाहिए 99%। 1% की रिस्क आपकी हमेशा रहेगी। अगर समय दे सकते हैं तो समय दीजिए 3300 के स्टॉप लॉस के साथ। ये इवेंचुअली जब भी 5300 रुपये क्रॉस करेगा इसमें अच्छी तेजी आएगी, करीब करीब 7000 रुपये तक की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5300 का ब्रेकआउट आएगा। निकलना भी है, प्रॉफिट बुक भी करना है, तो एटलीस्ट रेंज के अपर एंड पे निकलिए। मिड ऑफ द रेंज निकलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है रणवीर जी का। यथार्थ हॉस्पिटल इन्होंने 800 रुपये पर बाय किए हुए हैं 1 साल के विज़न के लिए। होल्ड करें, बाय अभी और बाय करें डिप आने पर या सेल कर दें। तो यथार्थ हॉस्पिटल में कंसोलिडेशन चल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। करीब करीब अब बड़ी कैंडल यही है और इसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रहा है। 754 रुपये का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर ये चला 900 रुपये तक आराम से दे देगा, 754 टूटने के बाद दिक्कत स्टार्ट होगी। ठीक है, शंकर जी आपको मेरा प्रणाम। अंबर सिंगा जी थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है एक्मे फिनट्रेड पर करंट लेवल पर ऐड करना चाहिए क्या। केपीईएल पर भी सवाल है और एक्मे फिनट्रेड पर भी सवाल है। तो केपीएल हमने दिवाली पिक में दिया है, 3 साल में हमको 3x होते हुए दिख रहा है। ट्रेडिंग बेट इसमें एक छोटी सी बनी थी 436 के ऊपर, लेकिन अर्निंग्स के बाद थोड़ी सी नीचे आया है। तो नई ट्रेडिंग बेट 436 के ऊपर बनेगी 490 के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, लेकिन 2-3 साल छोड़ेंगे तो 3x हो सकता है। एक्मे फिनट्रेड में पहली बार टारगेट्स डन होने के बाद सेकेंड टाइम में भी 8.5 क्रॉस नहीं हुआ है। जब भी 8.5 क्रॉस होगा इस स्टॉक में नई तेजी बनेगी 10.16 और 10.97 तक के लिए, और अल्टीमेटली 1247 तक जा सकता है। बट इन सब चीजों के लिए 8.5 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। ठीक है, खुशी मिश्रा जी का सवाल है एनएचपीसी और आरवीएनएल पर अपनी राय दे दीजिए सर। क्या लगता है आपको। मेरी सेम राय, अभी भी एनएचपीसी में को डाउन साइड लगता है 75 और 55 तक। आरबीएनएल में भी डाउन साइड ही दिख रही है मेरे को, करीब करीब 305 रुपए तक। ठीक है, श्रवण सिंह जी का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग श्रवण जी। प्राइम सिक्योरिटीज इस पर आपका शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा। प्राइम सिक्योरिटीज, जी, सिक्योरिटी सर आज छोटा सा कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है 315 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर टारगेट खुलेगा करीब करीब 355 का। ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं दिगंबर बिसेन साहब, ये पूछ रहे हैं अंशुल सर आई एम ए बिग फैन ऑफ योर नॉलेज सर, एक्साइड अभी एक्मुलेट कर सकते हैं क्या या इसमें और कोई मूवमेंट अभी बचा है। कब तक आएगा ये मूवमेंट अगर कुछ है तो। एक साइड में मोमेंटम आना भी है तो 432 के ऊपर ही आएगा। जब तक 432 के नीचे है, बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 240.81 है। तो मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत कोई अप मूव आएगी। ये गलत प्रूव होगा इनिशियली 431 के ऊपर और फाइनली 531 के ऊपर। मेरे को दोनों लेवल नहीं लग रहा है कि क्रॉस होंगे। ये पहले 240 रुपये 81 पैसे जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है वो कंप्लीट करने नीचे आएगा। ठीक है, गीतू जी हैं इनका सवाल है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक पर। सर आपका व्यू।
डीसीबी में तुम बाई देके बैठे हैं सर, लगभग 150 रुपए से। जब ब्रेकआउट आया था, फ्राइडे फॉलो थ्रू मूव भी मिला है। शॉर्ट टर्म में हमने 8% मिला था तो बुक कर लिया है। अब 4-5 दिन की कंसोलिडेशन से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर बाई देंगे। ओवरऑल जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट करीब 220-230 की जोन पकड़ के चलिए। ठीक है। चंदन जी का सवाल है, देवानगिरी शुगर पर व्यू दे दीजिए सर। 48,000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने ₹4.25 के भाव पर। शुगर शेयरों में तेजी आएगी क्या? शुगर में एक खबर भी आई थी कि एक्सपोर्ट को अनुमति मिली है। क्या लग रहा है अंशुल भाई इसमें? शुगर हर्ड मेंटालिटी में चलता है सर। अभी नहीं चल रहा है तो कोई नहीं चल रहा है, जिस दिन चलेंगे सब चलेंगे। एक बार 417 का ऊपर में नीचे 362 का स्टॉप लॉस स्वीप करके 417 तक गया था, टारगेट किया, वहीं से पुल बैक पे 362 प्रोटेक्ट हो रहा है, तो प्रोबेबली 362 417 की रेंज बनेगी। जब भी 417 निकालेगा नेक्स्ट लेग की तेजी स्टॉक में बन जाएगी। अगेन एक क्वांटिटी पे सर, अभी तो आप 2 हफ्ते नहीं थे, लेकिन क्वांटिटी पे काफी चर्चा हुई मल्टीपल शोज पे। मेरा अगेन इनसे सवाल रहेगा कि आपने जो भी क्वांटिटी ली है वो किस हिसाब से ली है। अगर वो कैलकुलेटेड है कि आपका स्टॉप लॉस कटने पे 1% ऑफ द कैपिटल का ही लॉस होगा, तब तो सही ली है। अगर नहीं तो फिर आपकी क्वांटिटी गलत। ठीक। कुछ एक सुपर चैट्स भी मिल रही हैं हमको। लर्नर के नाम से आईडी है। ये पूछ रहे हैं CDSL 1601 रुपये के इन्होंने अंशुल भाई 200 शेयर लिए हुए हैं। होल्ड करें, एवरेज करें या सेल करना पड़ेगा? सीडीएसएल 1621 निकलता है तो 1726 मिलेगा, और 1621 के आसपास रिजेक्शन बनता है तो 1378 खुलेगा। फिलहाल क्या करेगा ये इसके कोई इंडिकेशन, क्योंकि वॉल्यूम ड्राई अप है तो कोई इंडिकेशन नहीं है। ये तो 2-4 दिन रुकिए, इस वीक तक रुकिए। 1621 अगर नहीं क्रॉस हुआ तो एक बार फ्राइडे वापस जब लाइव रहेंगे तो दोबारा आप सवाल पूछ सकते हैं, बट 4-5 दिन तो देना ही पड़ेगा किसी एक साइड कंफर्मेशन के लिए। जी। साईं प्रवीण जी लिख रहे हैं, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा आज, और भावनाओं के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूं सर। लिख रहे हैं कि विवेक सर, मे गॉड ब्लेस यू, वेलकम बैक। थैंक यू सर। आप सभी की जो ये पॉजिटिविटी है इसी की वजह से लौट पाया हूँ, वरना जिस तरह की जो भावनात्मक ठेस मेरे जीवन में लगी है उसका थोड़ा सा शायद उबर पाना इतना आसान नहीं होता है उन सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। शिवकांत ओझा जी का सवाल है, पराग मिल्क और शिपिंग कॉरपोरेशन पे क्या करें? शिपिंग कॉर्पोरेशन रिजल्ट के बाद थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज स्वीप किया है। अब यहाँ से अगर 268 निकलता है तो हम वापस से बाहर रहेंगे। 294 का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। हालांकि हम अपना 8% लेके निकल चुके हैं और अभी फ्रेश बाई नहीं किए हैं, बट 294 का टारगेट अभी भी दिख रहा है। और पराग मिल्क में कंसोलिडेशन चल रही है। 3, 6, 9, 11, आज 11वां दिन है। 825 325 के ऊपर जैसे ही निकलता है करीब करीब 360 तक के टारगेट खुलेंगे। और ओवरऑल 21 महीने का बेस ब्रेकआउट है, इसका टारगेट भी 400 रुपये कम से कम आता है, तो 400 रुपये जाते हुए दिख रहा है। 320-325 की जोन निकलते ही से मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अंशु तोमर जी का सवाल है, सर DCX सिस्टम में क्या करें, क्यों गिर रहा है ये शेयर? 284 पर लिया हुआ है, कब तक मेरा लेवल आएगा? मैं वेट कर सकती हूँ 1 साल के लिए? देखिए अगेन मेरा इनसे सवाल रहेगा कि 1 साल वेट करने का या क्यों गिर रहा है, इस दो चीज का मतलब कोई फायदा अगर हो रहा हो तो इन सब सवालों के जवाब के लिए बैठिए, नहीं तो मिड कैप स्मॉल कैप में कोई एक तो स्टॉप लॉस आपने लिया ही होगा। जब ले रहे थे तो क्वांटिटी कैलकुलेट करके ली होगी कि स्टॉप लॉस कटेगा तो मेरा 1% का लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा तो 1:2 रेशियो में 2% का प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिटेबल हम रहेंगे अगर 50% भी सही रहेगा। तो अगर इन सब चीजों के हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करके ली थी तो 242 के लेवल से आपको बताया जा रहा है कि आप एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक में डाउन साइड दिख रही है, क्यों आ रही है ये मेरे को नहीं पता, और पता करके भी मेरा कुछ फायदा नहीं होना है। स्टॉप लॉस कटा 242 पे तो एग्जिट करना है। अब नीचे अगला सपोर्ट 200 रुपए है, वो इमीडिएटली टेस्ट हो सकता है। अगर 200 स्वीप हुआ तो 242 तक बाउंस बैक, अगर 200 तोड़ा तो फिर नेक्स्ट टारगेट खुलेगा विच इज स्विंग लो 138 के अराउंड। तो इस चीज को मतलब बहुत एम्फोसाइज करना है कि क्यों गिर रहा है, जान के भी क्या होगा, गिर तो रहा ही है।
तो एग्जिट करके अपनी कैपिटल को कहीं मूविंग स्टॉक में कन्वर्ट कीजिए जहां प्रॉफिट बने। ठीक है। एमडी अरशद जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। वेदांता को ले सकते हैं क्या अंशुल भाई? तो वेदांता में ब्रेकआउट तो है, 489 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन अगेन वही बात है, वेदांता जब लोएस्ट रिस्क एंट्री 404 रुपए पे थी तब लेना चाहिए था। आप जितना ऊपर लेते जाएंगे उतनी आपकी रिस्क ऑफ रूइन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से आपका नया स्टॉप लॉस 480 रुपये रहेगा, अगर कटता है तो जिसने 404 पे लिया है वो अपनी 20% प्रॉफिट लेके निकलेगा ही, तो उनकी सेलिंग तो आएगी। तो हर कीमत पे 480 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, 600 रुपये का टारगेट होना चाहिए। ठीक है। शिव भक्त सुमित के नाम से आईडी बना हुआ है, इनका सवाल मैं सुमित भाई एक ही ले पाऊंगा। सिरमा ले लेता हूं, सिरमा एसजीएस। इनके पास 854 रुपये के 100 शेयर पड़े हुए हैं, इस पर आपकी राय सर? सिरमा आईसीएक्स में सर ब्रेकआउट आया था ऑन द मंथली चार्ट 21 महीने का, जुलाई में एट 680 अराउंड, सॉरी 655 अराउंड। उसके बाद से स्लगिश मूव है, मतलब पिछले 3 महीने में तो कुछ भी नहीं किया। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो 4 महीने से ऑलमोस्ट वही 770 के आसपास है। बट जैसे वीकली पे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है, मे बी मंथली के लिए वेट हो रहा है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा रुकेगा। लास्ट वीक भी इनसाइड बार थी, करंट वीक भी इनसाइड बार है। इस स्टॉक में केवल एक अलर्ट लगाइए ऊपर में 836 का, जैसे ही 836 पार होगा जबरदस्त मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, करीब 900 से 1000 रुपए के बीच के टारगेट रहेंगे। 900 पे फिर रिवाइज करेंगे और ऊपर जाएगा तो और रिवाइज करेंगे। तो फिलहाल 900 का टारगेट पकड़िए, 836 निकलते ही से बनेगा। ठीक है। नागराज जी हैं हमारे, रेगुलर व्यूअर हैं। इनका सवाल है सर, ट्रांस रेल में एंट्री कर सकते हैं क्या? आज ये अच्छा खासा पिटा हुआ है अंशुल भाई, पिटाई के बाद कोई सपोर्ट वगैरह दिख रहा है क्या? 9% नीचे है काउंटर। बिल्कुल नहीं दिख रहा सर ट्रांसरेल। मेरे को याद है इसी 11 बजे वाले शो में कितनी बार बोला था कि 738 रुपये टूटा है। इस पे तो इतना डिस्कशन हो गया था कि ब्रेकअप, तलाक और पता नहीं क्या क्या डिस्कस हो गया था कि टूटा है तो नीचे 662 का पहला टारगेट है, और वो अगर निकलता है तो अगला टारगेट जो नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि 662 के नीचे हम टारगेट रिवाइज करने वाले थे, आज गैप के साथ निकला है। अगला टारगेट 606.95 था और 596 का लो बन चुका है, तो अगला टारगेट भी कर चुका है। अब यहाँ से अपसाइड तो एटलीस्ट नहीं दिख रही है, डाउन साइड में मे बी 606 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश करो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, इनका सुपर चैट पर सवाल मिला है। प्राइम सिक्योरिटीज़ और HBSL सॉरी, इन पर आपका शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। प्राइम सिक्योरिटीज़ पर तो हमने आई थिंक अभी बात की थी ना, सर 313 वाला। HBSL, हाँ हाँ। HBCL का मार्केट कैप केवल 71 करोड़ रुपए का है, तो इस पे तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मंथली चार्ट पे एक रेंज बना हुआ है 117 की और नीचे में 70 रुपए की, इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि 250 करोड़ से नीचे थोड़ी सी दिक्कत होती है। मतलब माइक्रो कैप में भी हम कोशिश करते हैं कि 250 करोड़ के ऊपर रहे, अनलेस कोई स्टॉक बहुत अच्छा टेक्निकली रखता है तो डिस्कस कर लेते हैं, बट 250 करोड़ के नीचे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। प्राइम सिक्योरिटी 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, 315 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर 345 करीब ये जो हाई है, इसका प्रिसाइसली बता देता हूँ, 357 का हाई है, वो टेस्ट हो सकता है। एक सवाल और पूछा है इन्होंने, हार्डविन इंडिया, HARDWYN। अंशुल भाई ये 15 रुपये 80 पैसे का शेयर चल रहा है, 770 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। आप इसको देख कर बताइए चार्ट पर कैसा दिख रहा है आपको? सर इसमें ATR एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली 6 जून 2023 को विजिबल थी और कंटिन्यूसली 6 कैंडल थी। उसके बाद एक शार्प रिएक्शन आया 24 रुपये 80 पैसे तक, फिर जब 24.80 टूटा तो बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो गया, जिसका टारगेट लगभग लगभग 8 रुपये 63 पैसे है। फिलहाल के लिए अगर 15 के ऊपर टिकता है तो एक बार पुल बैक 19 19.5 तक ले सकता है, बट ओवरऑल इसका टारगेट नीचे में 8 रुपये 90 पैसे के अराउंड होना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है सारांश जी का, बोल रहे हैं कि एसोसिएटेड एल्कोहल डाउन है, बड़ा लॉस हो रहा है, क्या करें? 13% इनकी खरीद से डाउन है, 4 महीने का व्यू जानना चाहते हैं।
सर मैं फिर इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि बड़ा लॉस क्या होता है? अगर पिछले 15 दिन से इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इतने मल्टीपल शोज पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, 1% ऑफ द कैपिटल को स्टॉप लॉस से डिवाइड करना है, स्टॉप लॉस की डिफरेंस से वो बताएगा कितनी क्वांटिटी खरीदना है। तो स्टॉप लॉस 5% नीचे का हो, 15% नीचे का हो, 50% नीचे का हो, या 99% नीचे का हो, आपका तो 1 ही % ऑफ द कैपिटल रिस्क पे होना चाहिए ना। तो अगर 100 की चीज खरीदे और 1 रुपए स्टॉप लॉस है, 99% नीचे, तो भी आप क्वांटिटी उतनी ही खरीदोगे कि आपका 1% ऑफ द कैपिटल जाएगा। तो ये बड़ा लॉस हो रहा है, फंस गए हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता। 15 दिन से मैं बता रहा हूँ कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। जो भी आपने प्राइस खरीदा है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, उसको डिफरेंस निकालना है, 1% ऑफ द कैपिटल से उसको डिवाइड करना है, आपको क्वांटिटी मिलेगी। तो स्टॉप लॉस 50% नीचे भी होगा तो आपका तो 1 ही % जाएगा। तो ये बड़ा लॉस क्या होता है? ये तो फिर अगेन आपकी समझ की प्रॉब्लम है, जिसको आपने सही नहीं किया। इसमें बड़ा लॉस खाए, अगले में भी बड़ा लॉस खाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी अगर नहीं कैलकुलेट ढंग से कर रहे हैं तो एक ही अंत होना है कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे और कोई ना कोई स्मार्ट मनी आपसे पैसा लेके जाएगा। क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट है, 60-65% से ऊपर सक्सेस रेट आता नहीं है। तो अगर ढंग से क्वांटिटी कैलकुलेट करके ढंग से स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, 3-4 बड़े लॉस के बाद कैपिटल खत्म कर लेंगे। फिलहाल इसमें एसोसिएटेड अल्कोहल में 1231 के ऊपर निकलता है तो तेजी बनेगी। कब कंप्लीट हुआ है? ऐसा लग रहा है कि नीचे आया है हैंडल कंप्लीट करने। बट इन ऑल केसेस 907 रुपए मेजर सब मतलब स्टॉप लॉस है, 813 मेजर सपोर्ट है। ये लेवल्स प्रोटेक्ट होना चाहिए। लिकर स्टॉक्स में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। ये प्रॉफिट बुकिंग जब भी खत्म होगी, नेक्स्ट लेग की तेजी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। असद साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि अंशुल सर मेरे फेवरेट हैं, मुझे 2 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, सर कोई बेहतर स्टॉक बता दीजिए। तो मैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन में कर दूंगा इस समय तो। मतलब ओके। अगर मेरे पास नहीं होता अदानी ग्रीन, तो मैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन में कर देता, क्योंकि यहाँ से 1-1.5 साल में, 2 साल में आराम से 1338 तो कम से कम दे ही देगा। तो ये तो कम से कम का टारगेट है, तो मैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन एनी डे प्रेफर करूंगा। ठीक है। सुशील जी का सवाल है, भारत रोड नेटवर्क 733 का टारगेट कब तक आ सकता है? भारत रोड BRNL, BRNL मेरे को याद है बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये BSC से NSC में आया है। BR इसमें सर बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। ATR एक्सटेंशन कैंडल्स क्लियरली थी जनवरी 2024 में, जब ये करीब 90 रुपए था। और जैसे ही स्टॉक ने 64 तोड़ा, बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ, और आप देखिए 90 से 64 ये 7-8 दिन में ही आ गया था। 64 बाइंग क्लाइमेक्स लेवल टूटा था। बाइंग क्लाइमेक्स के सारे टारगेट 24 रुपए पे कंप्लीट हो चुके थे। एक्सटेंशन 18 तक मिला था, पुल बैक में वही 24 की रेंज में आया है। बहुत खींचा 26 के ऊपर तो 33 आ जाएगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि आएगा। मूव ऑन कर जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो मूव ऑन करना ही नियम है और कर लेना चाहिए सर। अगला सवाल है ऑडम्बर फाउंडेशन से, होनासा और फैक्ट में एवरेज कर सकते हैं क्या सर? मुनाफा और फैक्ट, फैक्ट में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, एकदम शांति से उसको छोड़ दीजिए। जब वापस से इनका सीजन और फ्लेवर लौटेगा तब देखेंगे। हालांकि वीकली चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट था 873 का, उसको कायदे से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन सीजन नहीं है, फ्लेवर नहीं है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई बाइंग ट्रैक्शन बनेगा। सपोर्ट पे आना एक चीज है और बाइंग आना दूसरी चीज है। सपोर्ट पे आ गया लेकिन बाइंग आती हुई नहीं दिख रही है। हुनासा का चार्ट अगर 1 ईयर कर देंगे तो आपको दिखेगा 19 मई वाले हफ्ते में जो बड़ी कैंडल बनी थी 25% की वीकली चार्ट पे, उसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। उसका हाई है ऊपर में 330.2, लो है 259। अब लो स्वीप करके ऊपर आया है, बट उसके बाद फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं है। तो इवेंचुअली और थोड़ा सा समय काट सकता है। सामने रिजल्ट खड़ा है। रिजल्ट कब है? 12 नवंबर, परसों ही रिजल्ट है। अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ नहीं होती है, सब ठीक ठाक आता है, तो फिर इसमें अपसाइड ट्रैक्शन बनेगी। तो रिजल्ट का वेट कर लीजिए। अगर रिजल्ट ठीक आता है, इनिशियली 330 रुपए और
330 का ब्रेकआउट बनता है तो फिर बड़ा ट्रेड बनेगा। अगला सवाल हमें मिला है मनदीप सिंह जी का। ये बोल रहे हैं कि साइंट इन्होंने 1350 रुपये पर लिए हैं और इस पे क्या व्यू रहेगा सर? साइंट में सर 1104 का बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था, उसी के आसपास बार बार झूल रहा है। इवेंचुअली जब 1104 टूटेगा तो शायद डाउनसाइड गहराएगी, अगर नहीं टूटता है तो फिर ये बेस जो बन रहा है इसको बनने में अभी और कम से कम 12-13 महीना, क्योंकि मंथली चार्ट पे बन रहा है और 12-13 कैंडल आराम से बन सकती हैं, तो एक आध साल तो कुछ खास होते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब ट्रेड सेटअप नहीं है। जी, बहुत सवाल मिल रहे हैं। अब राजेश जी का सवाल है कोटा से। आई थिंक ये सवाल नहीं है, इन पहले लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग विवेक जी, वेलकम बैक, आई होप ऑल वेल। सर उत्तर नहीं है मेरे पास इसका, क्योंकि जिस युद्ध को मैं लड़ने गया था वो हार गया, पिताजी नहीं रहे। तो बस इतना ही बोल के अब मैं अपनी भावनाओं को अंकुश लगाऊंगा। और धन्यवाद आप लोगों की प्यार के लिए, जो कि आप इतने देर से सभी लोग सुपर चैट पर ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। अगला सवाल लेता हूं दीपक जैन जी का, वैभव ग्लोबल में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? वैभव ग्लोबल, वैभव तो माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है और नीचे बेस ठीक बना है, प्रोबेबली इसमें 4 क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। 34, 58, 36 और 70% डीपीएस ग्रोथ है। 10, 8, 8, 10% सेल्स ग्रोथ है और मार्जिन 4 से बढ़ के 6% हुई है। उसी की ये राइट साइड में बाइंग दिख रही है। 257 का ब्रेकआउट था, प्रोटेक्ट हो रहा है। 257 अगर प्रोटेक्ट रह जाता है तो 327 का इनिशियल टारगेट खुलेगा। ठीक है। आशीष चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं सर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 525 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 100 शेयर हैं, इसमें कोई स्टॉप लॉस वगैरह? और जीएसएफसी पे भी इनका सवाल है, 100 शेयर हैं इनके पास 220 रुपये के, 3 महीने का व्यू है। तो तिलक नगर में टारगेट हुआ था 31 अक्टूबर को, वहीं से तिलक नगर के साथ साथ बाकी लिकर स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है। अब 481 जब तक प्रोटेक्टेड है, तिलक नगर में सेकंड बेस बन के, मतलब राइट साइड डेवलप होके वापस ऊपर चलेगा। इन ऑल सेट प्रोसेस 481 नहीं टूटना चाहिए, अगर वो टूटा तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग लंबी गहराएगी। जैसे एस टी बी एल में कौन सा लेवल टूटा था, 153 टूटा था, तो लंबी प्रॉफिट बुकिंग गहराई थी जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, 115 पे जाके होगी। तो तिलक नगर 481 लास्ट लाइन इन द सैंड है। एक बार के हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, सेकंड टाइम जब बाई बनेगा तो हम दोबारा बाई देंगे। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर इनका? सर जीएसएफसी 220 रुपये का। जीएसएफसी वही, जब तक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तब तक फ्लेवर ही खत्म हो गया इस सेक्टर का, 215 के ऊपर। और लॉन्ग लिक्विडेशन में 191 का टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है। गैप का टारगेट आता है 180 का, तो 180 रुपए तक आ सकता है। तेजी के लिए 192 निकालना जरूरी है। इसमें लेवल से ज्यादा फ्लेवर की इंपॉर्टेंस है पूरे सेक्टर में, चाहे आरसीएफ हो, मद्रास फर्टिलाइजर हो, एनएफएल हो, फैक्ट हो, दीपक फर्टिलाइजर हो, जीएसएफसी हो। पैटर्न सबके अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत सही नहीं है इस सेक्टर के लिए। ठीक है। नैन्सी जी पूछ रही हैं सर, मिंडा कॉप सस्टेन नहीं कर पा रहा है 600 तक, दिखेगा या ऐसे ही एग्जिट कर लें? मिंडा कॉर्प में अगेन 587 के ऊपर जब सस्टेनेबल आएगी तब हम बाई देना स्टार्ट करेंगे। मंथली चार्ट पे 3, 6, 9, 12, 15वां महीना है जहां पे इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सस्टेनेबल मूव देखना चाहूंगा 587 के ऊपर। मेरे को सस्ता नहीं खरीदना, मेरे को 587 या 580 या 510, मेरे को सस्ता नहीं खरीदना, मेरे को इसको महंगा खरीदना है। 610, 620 के ऊपर जब कंफर्म कर ले कि हाँ अप ट्रेंड बन रही है, मैं महंगा खरीद के महंगा बेचना पसंद करूंगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जयश्री जी का, वैप सोलर एनर्जी, इसके टारगेट क्या रखे सर? वेब सोलार, वेब सोलार एनर्जी ना सर? हाँ जी, ये चल ये रहा है 1300 रुपये 1300। वाला। इसमें रिजल्ट के बाद 6 नवंबर को वॉल्यूम अच्छा आया था, तो इसी का लो
1157 अब होल्ड होना चाहिए। अगर ये होल्ड होता है तो फिर आप मान के चलिए कि स्टॉक में अपसाइड 1500 बन सकती है। बट मंथली और वीकली मतलब इस पे एटीआर एक्सटेंशंस और वर्टिकल अपमूव 1700 के आसपास 31 दिसंबर 2024 को कंफर्म हुई थी। उसके बाद से गिरावट और साइडवेज बेस में है, तो बाइंग इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए फिलहाल इस स्टॉक में। विश्वजीत घोष जी का सवाल है, वेल्सपन लिविंग 129 रुपये के बाय किए हुए हैं, इस पर एडवाइस कर दीजिए। अंशुल भाई, वेल्सपन लिविंग जब भी अमेरिका से ट्रेड डील की खबर आती है काउंटर मूव करता है, और अच्छी बात यह है कि अभी डील तो नहीं हुई है लेकिन ये काउंटर 114 118 की रेंज से बढ़कर अब 131 के करीब आ गया। क्या लग रहा है आपको? सब मैरीकॉम पिक्चर में डायलॉग है कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो टेक्सटाइल स्टॉक के साथ फूफा जी ने वही किया है। इतना डरा दिया कि अब डर खत्म हो चुका है। 131 का मेजर रेजिस्टेंस है। फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना है। मंथली चार्ट पे 10-20 मूविंग एवरेज दोनों है 131 135 की रेंज में। इवेंचुअली थोड़ी सी और ताकत लगाएगा तो निकाल लेगा। 142 का पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद करीब 176 तक का टारगेट बनना चाहिए। तो 131 के ऊपर सस्टेनेबल मूव देता है तो 142 तक तो प्ले करना बनता ही है। अगला सवाल हमें मिला है जागरण प्रकाशन पर, बालू गौतम जी का 77 रुपये के लिए हुए हैं। क्या करें सर, होल्ड करें या स्विच करें कहीं पर? मेरे ख्याल से मंथली चार्ट पे जिस हिसाब का पैटर्न बना हुआ है 3-4 महीना और लग सकता है, और 76 रुपये निकलता है तो तेजी डेवलप होगी। अभी मंथली चार्ट पे पैटर्न डेवलप हो रहा है। ये डेवलप होने में अगर 6-8 कैंडल भी ले लिया तो आप मान लीजिए कि 6-8 महीना निकल जाएगा आपका। तो एक बार किसी मूविंग काउंटर में शिफ्ट करना है तो कर लीजिए। 76 का अलर्ट लगा के 76 निकलता है तो स्टॉक में री एंटर कर लीजिएगा। अब ये होगा कि 10% ऊपर क्यों एंटर करें। 10% ऊपर ये कंफर्मेशन है कि ये और 20-30% चलेगा। तो वो कंफर्मेशन की प्राइस जो है वो 10% है। तो अगर पे करेंगे तो फिर महंगा लेके और महंगा बिकेगा, नहीं तो इसी कंसोलिडेशन रेंज में 6 महीना कट जाएगा। ठीक है। साईं प्रवीण जी का सवाल है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 712 रुपये के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट रहेगा? शॉर्ट टर्म में मेरे को कोई टारगेट नहीं दिख रहा है सर। आईपीओ बेस ही नहीं बन पाया। पहला बनना स्टार्ट हुआ था 808 के आसपास, बट वो भी फेल हो गया 731 टूटने के बाद। आज का पुल बैक भी कल ऑल टाइम लो बना है, आज उसी का पुल बैक है जो 730 735 तक जा सकता है। बट मेरे को बाइंग लाइक तो कोई भी पैटर्न दिख नहीं रहा अभी। ठीक है। सुभाष मेहता जी हैं मुंबई से, ये पूछ रहे हैं सर, फ्यूजन फाइनेंस 2600 शेयर हैं इनके पास 300 के भाव के, क्या करें? 1 साल का विजन है। फ्यूजन फाइनेंस इसमें ठीक ठाक एफआईआई होल्डिंग है, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स होके नीचे आ रहा है, तो अभी बाइंग लाइक तो नहीं कोई भी ट्रेड बन रहा है इसमें। इस सर पर एक ना, मिनट मेरे को कॉल लेना होगा। एक मिनट में कॉल लेना। जी जी हेलो। जी बिल्कुल। इस बीच मार्केट को एक बार देख लेते हैं। मार्केट में इस समय देखें तो करीब 500 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 150 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, इन दोनों में ही एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। खासतौर से निफ्टी आईटी, जहां पर कि हम बता भी रहे थे मॉर्निंग में ही कि 719 पॉइंट जो ऊपर है उसके पीछे इन्फोसिस का बायबैक प्लस बाकी आईटी शेयरों की अच्छी स्ट्रेंथ। अगर बाकी आईटी शेयरों में देखें तो इन्फोसिस में तो अभी करीब 3% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन टीसीएस में करीब 1.5% और एचसीएल टेक में भी अभी करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। विप्रो में करीब 2% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। टेक महिंद्रा में अगर देखें तो करीब 1% का उछाल है। तो ओवरऑल आईटी शेयरों में आज 1 से 3% तक का उछाल है, लेड बाय इन्फोसिस, जहां पर कि बायबैक का एक इम्पैक्ट ऑलरेडी काउंटर पर है। आगे बढ़ते हैं, अंशुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, इन्हीं का सवाल है। स्पंदना स्फूर्ति, ये काफ़ी दिनों बाद सवाल आया। 550 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, 2000 शेयर हैं स्पंदना में मिला के, और फ्यूजन फाइनेंस में मिला के ये बोल रहे हैं कि 8-9 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। सर क्या करें स्पंदना स्फूर्ति में? ये तो आधा रह सर गया। सर अगर आपका पोर्टफोलियो 8 करोड़ का है और 8 लाख का लॉस हो रहा है तब तो कोई खास नहीं, 1 ही % का लॉस हो रहा है जो इजीली रिकवरेबल है। बट अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे रीथिंक करना पड़ेगा कि आप क्वांटिटी किस हिसाब से ले रहे हैं।
स्पन्ना स्फूर्ति में डबल टॉप बना है, और जब से ये 940 टूटा है, पहला टारगेट 489 था, वहां पे भी मतलब नीचे गया, सपोर्ट नहीं लिया, नीचे 300 तक गया, पुल बैक में वही लेवल रिजेक्ट किया। लास्ट सपोर्ट 282 था, उसके भी नीचे चला गया, पुल बैक में उसी को रिजेक्ट किया है। उसके बाद से साइडवेज है। मेरे को बहुत लगता तो नहीं है, क्योंकि ईपीएस कंटिन्यू मेरे को माइनस 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 ही दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ भी माइनस दिख रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन 2 क्वार्टर से माइनस दिख रहा है। तो रिकवरी की तो ऐसी कोई ना इंडिकेशन है ना उम्मीद है। अगर ये इंडिकेटर सही बता रहा है तो 5 क्वार्टर से -28, -58, -57, -48, -32 ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव, मतलब लॉस ही लॉस पोस्ट हो रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक में कोई रिकवरी आएगी। मे बी फंडामेंटल लेवल पे कुछ चेंज हो रहा हो, तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट टेक्निकली तो कोई बाइंग का पैटर्न है ही नहीं इसमें। एक हमारे दर्शक हैं मिर्जा यामीन अहमद साहब, ये सऊदी अरब से हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर आइडिया में क्या करें, 15,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 7 रुपये 48 पैसे के। जियो एंड भारती जीने नहीं दे रहे, गवर्नमेंट आइडिया को सपोर्ट करके वी आर ट्रैप्ड इन टसल, बिरला ग्रुप पर भरोसा तो है, नीड योर व्यू। बिल्कुल है सर, बिरला ग्रुप के भरोसे के चलते ही ये आइडिया अभी तक सस्टेन भी कर पाया, वरना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती जितने इसने प्रॉब्लम्स झेली हैं। अंशुल भाई, बीच बीच में इस तरह की खबरें आती हैं कि बंद हो जाएगी, बीच बीच में खबरें आती हैं कि ये चल जाएगी और इसको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, निवेशक क्या करें इसमें? तो देखिए, बिरला जी का इंटरेस्ट खत्म, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही होना चाहिए। और अब लगभग पीएसयू कंपनी है, 49% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। तो पीएसयू में बीएसएनएल का हाल तो हम देख ही रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया उसको रिवाइव ही करना, या मतलब वेंटिलेटर पे लगा के चलाना। तो मेरे को दोनों ही तरफ से कोई खास उम्मीद नहीं है। बट टेक्निकली जो ब्रेकआउट था वो 10.47 का अपना टारगेट किया है। टारगेट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग लोअर वॉल्यूम्स पे है, तो अगली बार जब भी 10.47 निकलता है, 12.40 तक आ सकता है। बट पहले भी मैं यही कह रहा था, अब भी मैं यही कहूंगा, आइडिया इज नॉट अ ट्रेडेबल काउंटर, अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। पैसा वहां लगाइए जहां ग्रोथ और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट हो। ठीक है। दीवान सिंह जी का सवाल है ऊनो मिंडा पर, 1278 रुपये के लिए हुए सर, 2 महीने का व्यू जानना चाहते हैं आपसे। उनो मिंडा में ब्रेकआउट है, और वो भी अर्निंग्स कैप के साथ था, 287 दिन के कपना पैटर्न का, 18 अगस्त को। उसके बाद से खास कुछ नहीं किया। गैप 1162 था, हाई लगभग इसने बनाया 1382, और उसके बाद से कंसोलिडेशन में अगेन अर्निंग्स के बाद मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से अगर 1200 रुपये नहीं टूटता है तो 1500 तक की मोमेंटम बननी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली दो अर्निंग्स में पॉजिटिव रिएक्शन बहुत बेहतरीन चीज है। नहीं, कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम बहुत क्लियरली पहले लास्ट अर्निंग्स पे जरूर दिखा था, इस अर्निंग्स पे नहीं दिख रहा है। बट टू अर्ली टू कॉल, 2 4 5 दिन देखते हैं, अगर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आ जाता है तो 1500 1600 ये लेवल आराम से स्टॉक टेस्ट कर सकता है। जी, अजय रावत जी पूछ रहे हैं सर्वेश्वर फूड बाय किया था सर 5 रुपये पर, 5 रुपये 60 पैसे पर, 2 साल रुक सकता हूँ, कैसा रहेगा इसको अभी, और किस लेवल पर बाय करना चाहिए? 5 रुपए 34 पैसे के ऊपर अगर स्वीप मारता है इस लेवल को, तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो 5 रुपए 34 पैसे के नीचे तो बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संदीप जी पूछ रहे हैं सर आपके बोलने पर ट्रेंट में 5500 रुपये पर एग्जिट किया था, अब इसको एलटी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या किस रेट पे लेना चाहिए? थैंक्स। चलिए, पहले तो संदीप जी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल गया कि 5500 पर आप एग्जिट कर गए, काउंटर 4300 पर चल रहा है, तो सुकून तो आपको मिल रहा होगा आज। अंशुल भाई, ले सकते हैं क्या? 1200 रुपये नीचे है इनकी एग्जिट से। सर देखिए, 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था एचईजी में, अभी तक वो नहीं चला है। तो 2000 अक्टूबर 2024, अभी एक ही साल हुआ है इसको, ट्रेंड को। तो 2018 का 2019 एचईजी अगर चल गया होता तो मैं बोलता कि ले लीजिए। 2025 एंड होने आया है, तब भी नहीं चले एचईजी ग्रेफाइट, तो अगले 5 7 साल के लिए तो मैं नहीं छेड़ूंगा। मतलब ए- अब तक अगर बाइंग क्लाइमेक्स सुन के आपको, आपकी मतलब रूह ना कांप जाए, वो स्टॉक 5 7 साल आप वॉचलिस्ट से हटा ना दो, तो अभी भी आपको बाइंग क्लाइमेक्स के कहर का सही अंदाजा हुआ नहीं है, इतने एग्जाम्पल देखने के बाद भी। कोई बात नहीं अंशुल भाई, होता है। देखिए, सवाल है
मन में आया, सोचा कि पूछ लिया जाए, किसी दर्शक ने बिल्कुल। पूछा है। ठीक है, टाटा स्काई आपके का ऐड था सर, आपके एक आपके टाटा। फॉलोअर हैं तभी उन्होंने 5500 पर एग्जिट भी किया। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो उसमें बड़ा बिलीवर हूँ। टाटा स्काई की एक ऐड आती थी कि पूछने में क्या जाता है। तो पूछने में कुछ नहीं जाता है, आप पूछिए, मैं जवाब भी दे दूंगा। लेकिन ये जो शब्द है ना बाइंग क्लाइमेक्स, सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आईआरबी मैंने 70% घाटा दिया था। तो मेरे मेरे हिसाब से अगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि बाइंग क्लाइमेक्स शब्द सुनते ही से रोंगटे खड़े हो जाएं, और उसको 4-5 साल के लिए तो भूल ही जाना चाहिए। ठीक है। श्रवण जी का सवाल है, मैक्स फाइनेंशियल पर और शोभा पर शॉर्ट टर्म का कोई बाइंग व्यू है क्या आपका? मैक्स फाइनेंशियल और शोभा, तो तभी जो बाइंग क्लाइमेक्स पे सर बोल देता हूँ, वो अगले पे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो अपनी जो ऐसे ऐसे वो घाव कुरोच देते हैं ना आईआरबी वाला, वो फ्रस्ट्रेशन निकल आती है कि इतनी मूर्खता हमसे कैसे हुई थी। वो फ्रस्ट्रेशन उसका रहता है। अंशुल भाई, मार्केट सबको सिखाता है। सबसे पहले अरे टीचर्स सबको, टीचर्स हमको ही तो मार मार के सबसे सिखाया पहले है। टीचर बनते ही वो हैं जो कि स्टूडेंट हुआ करते थे और उन्होंने पिटाई खाई है, तभी वो और ज़्यादा अच्छे से शिक्षा दे पाते हैं कि किस किस जगह पर आपको बचना है। तो वही चीज़ अगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आप लोग हैं, अगर आपने जहाँ जहाँ मार खाई है तो आप वहाँ वहाँ पर तो ज़रूर बताएंगे ना कि यहाँ तो बिल्कुल मत जाना। तो वो एक अच्छी चीज़ है। कोई बात नहीं, आपने उसके बाद पैसा भी खूब कमाया, कोई बात नहीं है। तो सर आईआरबी बताएं। स्टेपिंग स्टोन था सर, पैसा कमाने का स्टेपिंग स्टोन था। आईआरबी ने जो दो चीज क्लियर की कि बाइंग क्लाइमेक्स वाले शेयर में 5-7 साल भूल जाना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करके लेना है, कि कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना भी बुलिश सेटअप हो, 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। बहुत अच्छा लग रहा है एकदम एक्सेप्शनली, तो 2% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, क्वांटिटी उसी हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो ये दो सबक अगर जो सीख ले, तो आई एम श्योर 2 साल लगे, 3 साल लगे, मगर नेट प्रॉफिटेबल हो जाएगा आदमी। अब आ जाए शोभा पे। 105 दिन का रेक्टेंगल बना है, जिसका फ्राइडे अटेम्प्ट था ब्रेकआउट का, आज फॉलो थ्रू एक्शन नहीं आया है। रियलिटी इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट कंपैरेटिवली शोभा में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 1720 के ऊपर अगर टिका तो 100-150 रुपए की अपसाइड मिल जरूर जाएगी, बट क्या ये अपसाइड प्ले करने लायक होगी, तो मेरा जवाब ना है। क्योंकि सेक्टोरियल इंडेक्स और बाकी मेजर अगर साइडवेज टू बेरिश मूव दिखा रहे हैं, इकलौते स्टॉक में कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट वर्टिकली ऐसे आता है और वर्टिकली ऐसे फेल भी कर देता है, लॉन्ग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं इस ब्रेकआउट को नहीं प्ले करूंगा। आप करना चाहें तो 1720 के ऊपर जब सस्टेन करे, तो करीब आपका स्टॉप लॉस 1600 रुपए का रहेगा। 1600 के स्टॉप लॉस से 1720 के ऊपर बाई कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड करूंगा इसको। एमएफएसएल भी अगेन मंथली चार्ट पे बड़ी रेंज में है, और रेंज का अपर एंड करीब 1658 है और लोअर एंड 1470 है। मैं 1658 निकलने के बाद ही कंफर्टेबल रहूंगा बाइंग करने में, इस जोन में तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मोहम्मद मुख्तार अंसारी जी का। पैनेशिया बायोटेक का 469 रुपये के 469 रुपीज़ के लिए हुए हैं, कैपिटल फ्री कैसे होगा? पैनेशिया बायोटेक 408 रुपये चल रहा है। अंशुल भाई, करीब 60 रुपये से ज़्यादा का लॉस है, कैसे होगा? अच्छा, कैपिटल फ्री एकदम आराम से होगा। ऐसे उंगली लीजिए, ऐसे सेल बटन पे दबा दीजिए। अब उसके लिए लेकिन जिगर चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 390 होना चाहिए। 390 के नीचे इसमें डाउन साइड खुल जाएगी करीब करीब 285 रुपीज तक की। तो 390 के नीचे तो किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है। निकलना है तो यही निकल सकते हैं। बाकी 390 का स्टॉप लॉस ले लेना, ज्यादा अकलमंदी होगी, क्योंकि जून क्वार्टर में 126% ईपीएस, 44% सेल्स ग्रोथ थी। मार्जिन माइनस होने के बाद भी ग्रोथ अच्छी आई है। तो आई वुड बिलीव कि एक आध क्वार्टर और रिजल्ट निकलने के बाद अगर 471 निकलता है तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी तेजी रहेगी। बट ऑल सेड एंड डन 389.5 मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ठीक है। जॉयदीप धारा जी का सवाल है, एक्मे सोलर 312 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? अंशुल भाई, इसके रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन काउंटर में उस तरह का मूव नहीं मिला था। 258 अभी भी वहीं चल रहा है, क्या करें सर इसमें? 652% ईपीएस ग्रोथ है, 80% सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन थोड़ी सी घटी है, 69 से घट के 60% आई है। पिछले 3 क्वार्टर में 68, 69, 69 थी। सितंबर क्वार्टर में 60% आई है। तो मे बी
मार्जिन्स की वजह से पिटाई हो रही है, बट रीजन जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लेवल जानना इंपॉर्टेंट है। 263 लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट था। इसके नीचे अगर क्लोज करता है 2-4 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन क्लोज किया, 3-4 दिन अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर 236 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। जो कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था 292 का, वो फेल हुआ है। लिक्विडेशन का पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है। 263 के नीचे क्लोजिंग पे 236 खुल जाएगा। ठीक है। साहिल परवेज जी का सवाल है, ABFRL आदित्य बिरला 93 रुपये का लिया हुआ है, इसमें क्या करें सर? 86 टूटा है, तब से थोड़ी सी वीकनेस है, और वीकनेस के टारगेट 76 थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इवेंचुअली जब ट्रेड डील और इन सब का लफड़ा निपटेगा, स्टॉक वापस से ऑल टाइम हाई आराम से लगा देगा। पूरी सेलिंग में कहीं भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था। नीचे से बाउंस बैक में क्लियरली इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, यानी सेलिंग रिटेल ने की है। नीचे लोअर लेवल 76 के आसपास, बल्कि प्रिसाइसली हाँ 76 के आसपास इंस्टीट्यूशन ने एक्यूमुलेट किया है। तो बेस जब भी कंप्लीट करेगा, स्टॉक को चलना ऊपर की तरफ चाहिए। ठीक है। JSW इंफ्रा 330 के लिए हैं नितिन जी ने, इस पर क्या करें अंशुल भाई? तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाइंग रेंज 294 277 है। इस जोन में एक्यूमुलेट करते चलिए, और डिप मिलती है तो और एक्यूमुलेट करते चलिए, वापस से ऑल टाइम हाई का टारगेट मिलेगा। ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इन्वेस्टिंग के लिए है। स्टैनली लाइफ स्टाइल 464 पर लिया है अविनाश जी ने, इस पर क्या करें सर? स्टैनली लाइफस्टाइल 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, और मेरे पास जितना डेटा है 1 जुलाई से कंटिन्यूअसली डाउन मूव है। लास्ट सेल बिफोर द बाई 258 था, वो भी लगभग चैलेंज होने आया है। बाइंग तो कहीं से नहीं दिख रही सर। ठीक है। कॉफ़ी डे 500 शेयर लिए हुए हैं 40 रुपये के, भूपेंद्र जी ने, इस पर क्या करें सर? देखिए, कॉफी डे में नीचे से काफी अच्छी इंस्टीट्यूशन बाइंग थी और ऊपर 46 तक आया, लेकिन 46 टिका नहीं, और 40 का सपोर्ट जोन भी टिक नहीं रहा है। बट नीचे से जो वॉल्यूम था, प्रोबेबली ये स्टॉक मंथली चार्ट पे डेवलप हो रहा है, डेली पे देखना गलत हो जाएगा। मंथली पे थर्ड मंथ ऑफ पुल बैक है, 10-20 मूविंग एवरेज के अंदर आ चुका है। यहाँ से 1-2 महीने अगर इसी रेंज में काट लेता है तो स्टॉक अच्छा ही लगेगा। डाउन साइड थोड़ी सी अब कम दिखने लगी है, और जून क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया था मल्टी मंथ लॉस पोस्ट करने के बाद। तो टर्न अराउंड स्टोरी है, मेरे हिसाब से 35 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ठीक है। दीपक सिंह जी हैं, पूछ रहे हैं पैसा लो 39 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर मीडियम टर्म व्यू क्या रहेगा? लग तो ठीक रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। 35.89 ठीक ठाक से प्रोटेक्ट कर रहा है, और अगर ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है तो पहला टारगेट इसका बनेगा बॉक्स हाई 40.67। मेरा इंटरेस्ट 40.67 के बाद ही आएगा, क्योंकि दो प्रीएम्प्टिव कैंडल फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला था, यानी एक्यूमुलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो 40.67 निकलता है तो मेरी बाइंग लिस्ट में तुरंत लौटेगा। माइक्रो कैप 250, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का हिस्सा है। 40 रुपये 67 पैसे जब भी निकालेगा, इसमें टारगेट खुलेगा 55 रुपीज का। ठीक है। स्वप्निल जी का सवाल है MRPL, अंशुल भाई इसमें अच्छी स्ट्रेंथ बनी है रिजल्ट्स के बाद, 140 से 130 तक गया था रिजल्ट्स के आसपास, क्योंकि उस समय ये माना जा रहा था कि रशिया से हम क्रूड नहीं खरीदेंगे, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन उसके बाद ये काउंटर बहुत ही अच्छा चला है और अब 170 की रेंज में आ चुका है। इन्होंने 162 पर लिए हुए हैं, क्या टारगेट रखे साहब? सर 153 पे हमने बाई दिया था, 203 दिन के कपनल पैटर्न ब्रेकआउट पे 187 का टारगेट था। 8% लेके हम 2 बार निकल चुके हैं, थर्ड टाइम आज तीसरा दिन है इनसाइड बार का। ओपन लो के साथ जिस भी दिन चलेगा वापस बाई देंगे, 187 इनिशियल टारगेट रहेगा। ठीक है। नेटवर्क 18 54 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? 54 के लिए हैं। कितने, 3, 1, 2, 3, ये चौथा हफ्ता है सर। अगर इस हफ्ते में 49.2 रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा, और जब भी 49.2 और 51.6 का लेवल रिक्लेम हो, री एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर फेल करना था तो आज ये चौथा, 4 हफ्ते बहुत होते हैं फेल करने के लिए। अगर नहीं 49.2 रिक्लेम हुआ तो एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में जाइए। ठीक है। RSK जी पूछ रहे हैं टाटा टेक पर सर अपडेट दे दीजिए, क्या करें इसमें? मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर मैं इस पे कोई भी आपको स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दे पाऊंगा। मैं अगेन नीचे यहाँ पे कॉल राइटिंग, या हाँ यहाँ पे इस जोन में अगर मिलता है मेरे को 659 के आसपास, तो मैं वापस से पुट राइटिंग स्टार्ट करूंगा।